उसके 4 मेथड हैं, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, पक्का मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जो मैंने कल बताया था कि काफी कुछ तो आउट ऑफ फैशन ही हो चुका है, परंतु चलो सिलेबस में तो हमें करना है वो। तो ये 2 टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। और ये टॉपिक क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। भाई एक पर्सन है और वो रहता है चंडीगढ़ में ही, और यहीं आसपास के किसी अच्छे सेक्टर पे रहता है। और एक जेंटलमैन है, उसका जो प्लॉट है चंडीगढ़ वाले से 6 गुना बड़ा है, वो रहता है खड़ से आगे थोड़ा सा। तो हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? चंडीगढ़ वाले को देंगे। क्लियर? एक जेंटलमैन ने बताया कि when Sardar P.S. Kero was the chief minister of Punjab, he called me, he was my friend, and he offered me 4 acre of land at the rate of 4,000 per acre. 4,000 per acre. तो उसने उनके कहने से 4 एकड़ का बात किया, चला गया। उसने घर जाके बताया, घर वालों को गुस्सा आया, कहने लगे वहां जाके कौन खेती करेगा। जाके वापिस करा, सिंह साहब की इज्जत रखनी है तो 1 एकड़ ले लो। तो भाई वो अगले दिन आया, उसको पैसे सेटिंग करके, उसने फिर भी दोस्त था तो सेटिंग करा दिया। आज की डेट में उसकी जो 1 करोड़ एकड़ की लैंड है, जो उसकी वहां सारे टोटल में उससे ज्यादा हो सकती है। तो ये एक नॉर्मल टाइम चलता होता है, परंतु उस टाइम में 4,000 का वैल्यू भी कोई छोटा नहीं होता। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं, देन वी हैव टू कीप इन माइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मनी एंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी कम्स डाउन। ये हम सबने माना है। एंड व्हाई दिस कम्स डाउन? इट्स कम्स डाउन बिकॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर। एक सिंपल एग्जांपल कोट करते हैं। मैंने बिटिया से 1 लाख रुपए ले लिया आज, बोला कल देंगे आप। इन्होंने मुझे दे दिया विश्वास पे, कल देंगे। जाते टाइम सोच रही, मुझे तो सर का घर भी नहीं मालूम, पता नहीं कल आएगा या नहीं आएगा। अगर भूल गया तो कैसे याद कराएं, अगर रात को अटैक आ गया तो पैसे का गए। मतलब 20 तरह की चीजें आएंगी और सारी रात नींद नहीं आएगी। और सुबह मैंने इनको 1 लाख रुपए दे दिए, तो इनको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। परंतु अच्छा तो लगेगा, परंतु उसका डिस्काउंटेड हो गया, क्योंकि एक रात का जो चैन था वो बेकार हो गया। तो भाई हम छोटी छोटी चीजों को सबको डिस्काउंट करना पड़ता है। बिजनेस करने में इन सारी चीजों का अपना एक अहम योगदान रहता है। तो अब यहाँ पर ये कहता है कि वी हैव टू कीप इन माइंड 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। वी हैव स्पोकन ए लॉट अबाउट द फिक्स्ड एसेट एंड द करंट एसेट्स। So what should be the proportion between the fixed asset and the current assets? Again, it is a matter of the nature of the business. कि बिजनेस किस तरह का है। परंतु बेटा अगर कोई बड़ा हाउस बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, तो खर्चे भी थोड़े बड़े होंगे। छोटी लेंगे तो छोटे से काम चल जाएगा। क्लियर ना? तो हमें उन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो पहले क्या था भाई, जब हम 1956 कंपनीज एक्ट फॉलो कर रहे थे, the act was silent about the cash flow statement. Then we were preparing both cash flow and fund flow, but none was mandatory. ये हमारा एक जनरल प्रैक्टिस था, उसको हम कर रहे थे। पर नाउ वी आर फॉलोइंग द कंपनी 2013, ठीक है ना। 56 है यूज में, तो अब 13 एप्लीकेबल होता है, और 13 ने इसको मैंडेटरी कर दिया। किसको मैंडेटरी कर दिया? कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंडेटरी कर दिया। चलिए, अब हुआ क्या राजे, बीच में क्या हुआ, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, तो उससे एक चीज और सामने आ गई। और वो क्या सामने आया भाई, वो चीज था कि भाई साहब का बिजनेस पहले इंडिया में ही था। तो वो जब इंडिया में था तो इंडिया के हिसाब से बुक्स बना रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। नाउ ही इज डूइंग बिजनेस इन 10 कंट्रीज। नाउ एवरी कंट्री हैव देयर ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबके सबके अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, सबका टैक्स सिस्टम अलग अलग हो सकता है। सो हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द 10 स्टैंडर्ड्स। और जब उसकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनानी है, तो हाउ टू शो इट। और क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ पैसा इंडियन मार्केट में लगाता था, नाउ सिटिंग इन इंडिया आई कैन इन्वेस्ट द मनी इन द यूएस आल्सो, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आई कैन इन्वेस्ट द मनी। समझते नहीं समझते, चेंज होता है। तो भैया 2 तरह के स्टैंडर्ड बने, नेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब कि कंसर्न का, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमने एस्टेब्लिश किया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कुछ स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज किया। उन्होंने कहा भाई ये एक सिंपल फॉर्मेट है, सभी लोग इसको फॉलो कर लें। तो कुछ कंट्रीज ने जो उसमें थे तो उन्होंने फॉलो किया, तो उसी में हम भी थे कि जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया था कैश फ्लो का, हमने उसको एज इट इज अडॉप्ट किया। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंट मेथड से बनता था, अब वो एक ही मेथड से बनता है, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। रीजन क्या था? सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हमने जो पीछे फिलोसफी की बात की, कंपैरिजन की,
The comparison was with respect to that how to analyze it. How to analyze it. कल हमने एक बात किया कि 1 एकड़ लैंड बेचा, सारा साल ऐश किया, that is one thing. We have taken the loan, again we enjoyed it, that is one another life. But we are earning, we are doing business and we are getting operating profit, that is another. And which one was better? The operating profit was better. अब जब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात की तो हमने कई बार देखा भाई अलग अलग एक्सपर्ट्स के अलग अलग ओपिनियन थे। तो कई बार किसी ने बोला भाई अपना पैसा ठीक रहता है, कईयों ने बोला नहीं भाई इंटरेस्ट का पैसा लगाइए ज्यादा इनकम होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है। तो अलग अलग एंगल से हमने किया। तो कई लोगों ने रिस्क परसेप्शन की बात की, तो अलग अलग तरह की थ्योरीज उस पर काम करते चले गए। तो कुल मिला के ये कंक्लूजन निकला भी दोनों तरह का पैसा यूज करना चाहिए, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी, एंड द स्टेज ऑफ द बिजनेस। इनिशियल स्टेज पे हैं, ज्यादा लोन का पैसा लगाएंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। व्हेन यू आर एस्टेब्लिश्ड एंड यू आर श्योर अबाउट द सेल्स दैट यू आर एबल टू मेंटेन योर सेल्स, तो आप पैसा उधार पे ले सकते हैं, बिकॉज कैश इज कमिंग एंड यू आर इन पोजीशन टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और अभी हम बात करते हैं कि वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यू मे बी इन प्रॉफिट बट वी आर नॉट हैविंग कैश। ना तो बेटा आप इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, ना ही आप सैलरी पे कर पाएंगे, ना ही वेजेस पे कर पाएंगे, ना ही गवर्नमेंट के टैक्सेस पे कर पाएंगे, दिक्कत आएगा। तो अब हमने बात की कि इश्यूड एवरीथिंग इन कैश, नो। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। Or marketable securities are those securities which can be converted into cash within a period of maximum of 3 months. Maximum of 3 months. भाई हमारे पास एक बिल्डिंग है, बड़ा हाउस है, हम उसको बेच सकते हैं, 5 करोड़ का बिक सकता है, परंतु 5 करोड़ की जो रजिस्ट्री वगैरह का टाइम है उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। बट आई एम हैविंग गोल्ड, आई एम हैविंग सिल्वर, आई एम हैविंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इनको सेल आउट करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर चैप्टर में हम बार बार बात करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट में हम ऑल दो सिक्योरिटीज व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स की बात करते हैं। तो ये कहता भी इन तीनों चीजों का आपने एक प्रॉपर कंपोजिशन बना के चलना है। तो यहाँ पर कहता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसे भी होते हैं जो कैश में नहीं होती। पहले आपने शेयर्स इश्यू टू दी प्रमोटर्स को करते थे तो गुडविल में शो करते थे। अभी भी आपने 10 लाख के शेयर इश्यू कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख का कैश आ गया, हो सकता है उसमें से 5 लाख की हमने एसेट्स लिए हो, ठीक है ना, 1 लाख का गुडविल का हो, तो ये जरूरी नहीं है। तो वी हैव टू मेक इट श्योर हाउ मच ट्रांजेक्शंस आर इन कैश एंड नॉन कैश, क्योंकि इससे पहले जो हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन किया था, तो दैट वाज एज एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस, दैट इज काउंटेड एज रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड। तो उसमें उधार को भी किया था, और तो यहाँ पर तो कैश आया नहीं भाई, कैश आया नहीं तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे करें, तो यहाँ पर दिक्कत आई। इसी में एक सिंपल प्रॉब्लम चला कि ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज समराइज ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंटरिंग एंड लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन, हाउ मच कैश कम्स इन द बिजनेस एंड हाउ मच कैश हैज गॉन आउटसाइड द बिजनेस। दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर चलेंगे। और ये कहता है कि बेसिकली हम इसको जानना क्या चाहते हैं, हाउ द कंपनी इज एबल टू मैनेज द कैश, हाउ द कंपनी इज एबल टू जनरेट द कैश एंड हाउ द कंपनी इज एबल टू मैनेज द कैश। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं भैया। किसी की पॉकेट से 10 रुपए निकलवाना भी आसान काम नहीं होता, ठीक है ना, बहुत जोर लगता है। और इसी तरह से कहता है कि इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज में हमने इसको बांटा। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सिंपल वे में देखो बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर बाय वे ऑफ बिजनेस, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसके वे में जो एक्टिविटी होगी उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलेंगे। मतलब जो आप ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर हमको कुछ चीजों को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी भैया। जैसे आप करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द सैलरी यू हैव मेड द पेमेंट टू समवन, फॉर द डेप्रिसिएशन हैव यू मेड एनी पेमेंट, फिर वो पैसा कहाँ है, वेयर इज दैट फंड, ठीक है ना। इसी तरह से हमने कुछ एक्सपेंसेस को राइट ऑफ किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव राइट ऑफ इस तरह से किया, तो उनको डेबिट तो किया, तो कैश किसी को नहीं गया भाई, तो वो पैसा कहाँ है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं जिसको हमको एडजस्ट करके चेक करना पड़ेगा, समझ में। तो है यहाँ पर, परंतु वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा है हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग में मैंने देखना कि फ्रॉम विच सोर्स ऑफ फंड्स आई हैव रेज्ड द फंड्स, और जो फंड्स आता है बेटे उसके अगेंस्ट में आप इंटरेस्ट भी देते होंगे, डिविडेंड भी देते होंगे, और उसका रिडम्पशन भी करते होंगे। रिडम्पशन समझते हैं? वापस करना, उसको लोन लिया, डिवेंचर, शेयर जो भी दिया, उसको कुछ टाइम के बाद हम उसको रिडीम करेंगे उसके लिए रिडम्पशन वर्ड यूज करते हैं। और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो सबसे बड़ी गलती हमारी इन्वेस्टमेंट में होती है। इन्वेस्टमेंट में सिर्फ रिवेन्यू एक चीज से आता है, बाय वे ऑफ सेल्स ऑफ द एसेट्स, बाय वे ऑफ सेल्स ऑफ द एसेट्स, अदरवाइज ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इसमें जाएगा, इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। तो इन तीन एक्टिविटीज में हमने इसको करना है, और इसके दो मेथड होते हैं बेटे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करो, यू विल गेट द सेम रिप्लाई, but which one method is recommended? The indirect method is recommended. Why? Because it is going to take into account both transaction cash and non cash. तो हमारी जैसी कंट्री में क्या होता है भाई, दोनों तरह की ट्रांजेक्शन है, कैश वाली भी है, नॉन कैश वाली भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट में किया। अब इसका क्वेश्चन उठता है कि why it is being adopted by the government and the company law, company act। तो सीधी सी बात है कि 2050 में तो 56 में तो इसका कोई प्रोविजन था नहीं, परंतु हमने ये देखा कि इट इज यूजफुल टूल, because it is going to indicate either we are in position to settle our short term obligations or not। भाई गवर्नमेंट को सारों के खर्चे से मतलब नहीं है, उसको अपने टैक्सेस से बहुत मतलब है। एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इन प्रॉफिट एंड दे आर नॉट इन पोजीशन टू पे द टैक्स, इट इज अ बिग साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखते हैं, और उसमें सबसे टॉप पे गवर्नमेंट के जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो सबसे ऊपर रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पर कहता है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, जो अभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात किया, तो 2006 में इसकी एप्लीकेबिलिटी आ गई, और ऑनवर्ड इट वाज रिक्वायर्ड दैट वी हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। और भैया 2013 जो हमारा कंपनीज एक्ट आया, उसने इसको मैंडेटरी कर दिया कि यू हैव टू प्रिपेयर इट। नाउ 3 स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी प्रिपेयर्ड: income statements, statement of assets and liabilities, and the cash flow statements, and rest of the others if you are willing to prepare you can prepare, but no boundings are there। फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं, तो वो अब यहाँ पर उसके हिसाब से चलेगा। और किसके हिसाब से बनाएंगे साहब हम इसको बनाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। अब 3 चीजें हैं बेटा इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि पैसा आया और पैसा गया, पैसा आया और पैसा गया। तो पैसा कहां से आएगा भाई? सेल्स से पैसा आएगा, शेयर डिवेंचर बोर्ड्स इश्यू करने से पैसा आएगा, और एसेट्स को बेचने से पैसा आएगा। तीनों वेज बनते हैं इसमें। ठीक है ना, लोन से पैसा आया, वो तो चले छोटे आउटसाइड में अगर आपने पैसा लगाया हुआ उसमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जब ये सारी चीजें देखते हैं तो हमने ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ से जाएगा। परंतु ये आएगा जाएगा का एक आपने सीधा सा रूल ध्यान रखना है, सिर्फ आएगा जाएगा नहीं चलेगा साहब। आएगा और जाएगा में किस एक्टिविटी में है और किस एक्टिविटी में जा रहा है। तो 3 एक्टिविटीज में टोटल डिवाइड करेंगे: ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। क्लियर? ताकि क्लियर कट ये पता लगे कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो किस चीज में है। ये एक ऑपरेशनल मतलब जनरल वाली है, रियल एस्टेट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, क्या है उसमें होगा। ठीक है बेटे, तो ये मैंडेटरी था, ये सारी चीजें होगी। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी का, ध्यान से सुनेंगे कि व्हाई टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें कहता है इट इज यूजफुल इन, देखो दो तरह की हम ये, एक होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो होता है इट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, और जो वर्किंग कैपिटल भी हम निकालते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड द करंट लायबिलिटीज। हालांकि डेफिनेशन वाइज वो भी 1 साल की होती है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए शॉर्ट टर्म एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए लॉन्ग टर्म। ये ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट बात होती है, कहीं पर पेपर में पूछ रहे कमेंट अपॉन इट। भाई यहाँ पर जो हम डिसीजन लिए सिर्फ हमने 1 साल के फिगर्स की बात की है, करंट ईयर ओनली। क्लियर? एंड दैट केस वी हैव गॉन विद द कंपैरिजन ऑफ मोर देन 1 ईयर। So it is useful in efficient cash management, how effectively we are in position to manage the cash, and then formulation of business policies. We have to formulate the business policies. How much maximum credit can be granted, किसको कितना टाइम का उधार देना है, कितने टाइम का उधार लेना है, वो सारी पॉलिसीज हम यहाँ पर बनाएंगे। और जो आप बजट बनाएंगे भाई, बजट बनाते हैं ना, कैश बजट बनाएंगे, तो वो भी इसके बेस पे बनेगा कि हमें पता होगा पॉलिसीज ये हैं, पैसा आएगा, उसके हिसाब से बनेगा। और फिर तीनों एक्टिविटीज में बनाएंगे। तो अभी आपके सामने एक स्लाइड है जो इंडिकेट करते हैं कि 3 एक्टिविटीज हैं
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अब इसमें सीधी सी बात क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम कर रहे हैं और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी आपको लार्ज स्केल पे इसका पता लग गया। कुछ चीज में कैश इंक्रीज होगा और कुछ चीज में कैश डिक्रीज होगा। तो इंक्रीज ऑपरेटिंग में कैश कब इंक्रीज होता है? when we will go for the sales और we are getting non operating income, सब डिविडेंड मिला, कहीं से इंटरेस्ट मिला अगर हमने दूसरे में लगाया होगा, क्लियर। और डिक्रीज किस में होगा? when we are going to make certain payments, when we are going to make certain payments। और इन्वेस्टमेंट में कब होगा भाई? रिसीट सिर्फ बाय वर्च्यू ऑफ सेल्स ऑफ द एसेट्स होता है, और एसेट्स का मतलब सिर्फ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट नहीं होता, ठीक है ना। समटाइम्स वी हैव परचेज द शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी और सम शेयर्स आर बीइंग सोल्ड, तो वो भी उससे भी हो जाता है, ठीक है। और बाकी क्या होगा? परचेज किया होगा आपने, बाकी में क्या किया होगा आपने? परचेज किया होगा। और फाइनेंसिंग में क्या किया होगा साहब? यू मस्ट हैव इशूड द कैपिटल, इट मे बी इक्विटी कैपिटल, इट मे बी प्रेफरेंस कैपिटल, इट मे बी डिबेंचर्स, इट मे बी बॉन्ड। बॉन्ड कैन बी इशूड ओनली बाय द गवर्नमेंट कंपनी, नॉट बाय द प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और इसमें डिक्रीज क्या होगा भैया? आपने डिविडेंड पे किया होगा या रिडम्पशन किया होगा। रिडम्पशन मींस रीपेमेंट किया होगा। तो ये तीन ही एक्टिविटीज हुई होंगी, और जब आप इन तीन एक्टिविटीज को करेंगे तो ये पोजीशन काफी आगे क्लियर आ जाएगी। अब यहाँ पर सब एक चीज ध्यान रखने की है, इसको मिस करते हैं, ये सेम चीज है जो एक्टिविटीज वाइज हमने बात की। अब देखो, कई बार नॉन कैश एक्टिविटीज भी हो जाती हैं। इश्यूइंग बॉन्ड्स टू एक्वायर लैंड, अपने बॉन्ड तो इश्यू कर दिया और तो उसके अगेंस्ट लिया क्या है? लैंड। परंतु उधर से लैंड देखने से पता लगेगा कि हमने परचेज किया है, और बॉन्ड से लगता है कि हमने कैश आया, तो एक्चुअली में ना कैश वगैरह आया, और वो आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है। तो कुछ ट्रांजेक्शन इस तरह की भी कॉमन बिजनेस में हो जाते हैं, जो हमको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी, परंतु उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। आप बेटे ध्यान से देखना, ये वाली जो स्लाइड आपके सामने है अभी, ये स्लाइड दिखाती है आपको कि कैश फ्लो एंड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। अब जब हम बात करते हैं फाइनेंस कंपनी की, तो फाइनेंस कंपनी को इनफ्लो में क्या मिलता है बेटे? इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसको क्या मिलता है? भैया आप बैंकर का काम करते हो तो आपकी इनकम क्या है? रेवेन्यू क्या आपका? इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है। और अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो आपका रेवेन्यू क्या है? प्रीमियम। और आपका एप्लीकेशन क्या है? सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। और अगर आप रियल एस्टेट का काम करते तो होगा। तो तीनों चीजें जब आप करेंगे तो आपको उसकी नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको ध्यान में रखेंगे, नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखेंगे। तो सिर्फ ये फॉर्मेट को उठाकर उसको लगाने से काम नहीं चलेगा, भी उसकी नेचर को ध्यान में रखे आपने इनको डिसीजन लेना है। तो दोस्त, अभी एक ना ये फॉर्मेट है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं कॉमर्स वाले, वो तो न्यूमेरिकल के ऊपर कंसंट्रेट कर लेना भाई, और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो थ्योरी पे कंसंट्रेट कर लेना। करिए, समझ में आया ना? अगर वो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसे नॉर्मली पीजी के केस में हम थ्योरी पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, पर तो न्यूमेरिकल भी आते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल तो आते हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स की और आप इस टॉपिक पे जाएंगे तो कुछ टर्म्स में आप टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए बेटर कि आप दूसरे थ्योरी वाला पार्ट कर लें, न्यूमेरिकल केस में ना जाए। तो बेटा ये प्लीज लिसन प्लीज, हाँ जी एक मिनट भी है। तो क्या देखो, ध्यान से सुनना, कुछ यूनिट हैं जहां से न्यूमेरिकल बनता है, प्लीज भैया 2 मिनट। उसमें क्या होता है, जैसे हमने कंपेरेटिव फाइनेंशियल एनालाइज किया, उसमें न्यूमेरिकल अच्छा बनता है, और वो सभी लोग कर सकते हैं, कॉमर्स और नॉन कॉमर्स का उसमें कोई झंझट नहीं है। और तो नॉर्मली ये पेपर है एमबीए का, तो एमबीए वालों से हमारा पर्पस होता है कि एमबीए एक जनरल कोर्स नहीं है, इट इज ए कोर्स फॉर द स्किल डेवलपमेंट। तो हमारी यहाँ पर कोशिश होती है कि उनकी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो, जो एग्जामिनर होता है, क्लियर। तो अगर पेपर सेट करता है भाई कोई एमबीए वाला फैकल्टी, वो तो ज्यादा डालेगा कॉन्सेप्ट बेस के क्वेश्चन। अगर कोई पर्सन होता है नॉर्मल दूसरे वाला, वो डालेगा न्यूमेरिकल बेस में। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल 2-3 से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होने चाहिए। परंतु फिर भी क्या करना है, हर यूनिट में से आपने सब्जेक्टिव में, जैसे पहले वाला टॉपिक है हमने उसको थ्योरी पे आ जाएगा, उसमें अगर प्रैक्टिकल भी आ गया सभी लोग कर जाएंगे इसमें। परंतु इस तरह का टॉपिक नॉन कॉमर्स से सपोज आप
आप उस पे करेंगे बेटा कि एक ही टर्म में कहीं आप एक्रूड और इसमें कंफ्यूज होकर लटके रहेंगे, इसलिए इतने में आप दूसरा टॉपिक कर लो। मेरा सजेशन ये नहीं कि इसको छोड़ मतलब नहीं करना चाहिए। इफ द टाइम परमिट्स यू आर इन पोजीशन टू डू इट, प्लीज डू इट। परंतु अगर फ्रेशर हैं तो उसमें थ्योरी वाला कर लो, क्योंकि थ्योरी से भी तो क्वेश्चन आ सकता है। नॉर्मली कैश फ्लो का क्वेश्चन कैसा बनता है कि व्हाट इज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। व्हाई टू डिवाइड द कैश फ्लो इन 3 एक्टिविटीज, why to divide the cash flow in 3 activities, how to prepare the operating activities, prepare it with some imaginary figures, थोड़े से फिगर अपनी तरफ से लेके उसको बनाओ, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर बेटा ये जो हमारे सामने एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, तो इसमें क्या दिखाई देता है यहाँ पर कि नेट प्रॉफिट है आपके पास, देन देयर आर सम आइटम्स जो मैंने अभी बोला था कि डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ वगैरह जो किए थे हमने उनको यहाँ पर ऐड किया हुई है, ठीक है ना। और कुछ आइटम्स को हमने लेस किया, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, सब ये वो इनकम थी जो हमने आउटसाइड बिजनेस लिए हैं, अपने बिजनेस से नहीं ली, आउटसाइड बिजनेस लिए हैं, ठीक है। फिर भैया इसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो बच्चे 90% क्या करते हैं, जो इंक्रीज वाला है उसको डिक्रीज में और जो डिक्रीज वाला उसको इंक्रीज में करते हैं। तो यहाँ पर हमने किया ऐड करना है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस किसको करना बेटे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और जब हम पेपर करते हैं ना तो इसको उल्टा ले जाते हैं, तो इसको फिगर्स पे टिप्स पे जरूर ले लेना है। और बाकी सारी चीजें एज इट इज कॉमन उसमें चलेंगी, आप इसके हिसाब से एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। सेम वे में बेटे आप क्या करेंगे, यहाँ पर वो बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बनाएंगे कि कितना से कैश आया और कितने से कैश गया, क्लियर। और थर्ड में आप कौन सी बनाएंगे बेटे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पहले में, दूसरे में इन्वेस्टमेंट, थर्ड फाइनेंसिंग आएगा, क्लियर। तो ये तीनों में आपने इसको बना लेना है, और उसके बाद आपका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके क्वेश्चन में जो भी दिया होगा उससे मैच करेगा, क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ इट इज यूजफुल फॉर अस, हाउ दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर अस, इज इट यूजफुल फॉर अस, यस। ये क्या बताता है सबसे पहले आपको, इट्स इंडिकेट्स योर लिक्विड पोजीशन, इट्स इंडिकेट योर लिक्विड पोजीशन। सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, it helps describes how much capital expenditures are done। capital expenditure किसको बोला था, amount spent in long term assets। वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से पता चल रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डाला, तो उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे कर रहे हैं या डिविडेंड पे नहीं किया जा रहा। रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी इज गोइंग फॉर द रिटेन्ड अर्निंग्स और नॉट। भाई कुछ कंपनीज हैं बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह में जिनके लिए मैंडेटरी होता है, कुछ रिजर्व प्रोविजंस क्रिएट करना होता है, कुछ में हम अपनी इच्छा से करते हैं। तो रिटेन अर्निंग इज गुड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट योर रेट ऑफ रिटर्न मींस रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी इज बेटर देन द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। वो अलग है, वो इससे अलग चीज है, उसका इससे कोई लेना नहीं, वो बैंकिंग वाला करेगा, वो तो मैंडेटरी पार्ट है ना, देन यू आर बाउंडेड टू डू इट। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कितना पैसा बाहर से लिया, जितना पैसा बाहर से लिया उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हाट इज द रिडम्पशन पीरियड, तो उसके हिसाब से आपके पास उस टाइम पे पैसा होना चाहिए। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं भैया, आपने इंटरेस्ट था, क्रेडिट किए गए एक्चुअल में वो मिला ही नहीं, तो वो कहता है कि अगर 6 महीने तक लगातार कोई उसमें हलचल नहीं होती तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डालो। किसमें डालेंगे आप उसको, नॉन, वैसे तो इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं, मतलब लेमैन में मैं बोलूंगा कि 6 महीने तक अगर उसमें कोई रिकवरी वगैरह कोई चेंज नहीं आता तो भैया उसको भी रिकॉर्ड करो, ये नॉन परफॉर्मिंग है, एक्चुअल में इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमने इसकी ये एक्टिविटीज बनाया। नाउ द क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ थ्योरी दैट हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर अस। तो एक तो बेटा आपने इसमें किसमें हेल्प किया, इसने आपको, इट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग कि भाई बिजनेस में पैसा ऑपरेशन से कितना आ सकता है, इन्वेस्टमेंट से कितना आ सकता है, और फाइनेंसिंग से कितना आएगा, कितना हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो हमारे को बजट बना के चलना पड़ेगा, और गवर्नमेंट तो सारे के सारा बजटिंग पे चलती है। सेकंड में कहता है स्टडी ऑफ लिक्विडिटी एंड सोल्वेंसी, ये आर बेसिकली कंसर्न फॉर द टू थिंग्स,
Liquidity is your ability to settle your short-term obligations during the current period, and solvency your ability to settle your long-term obligations. मतलब कि in future your assets should be more than your liabilities. Clear? और liquidity किससे concerned है? It is concerned with your short term. एक financial insolvency भी होती है भैया. क्या होती है? Financial insolvency. एक insolvency होती है when you are not in position to pay your debts or your assets are less than the obligations. और financial insolvency होती है I am in position to settle but right now I am not in position to pay it. मैंने आपको 10,000 रुपए देने हैं, नेट बैंकिंग बंद है, एटीएम से पैसा नहीं निकल रहा, मैं तो नहीं दे पा रहा, तो आई एम इन पोजीशन टू सेटल इट, मैं तो नहीं हो नहीं पा रहा इस टाइम पे, तो उसी के लिए हमको यहाँ पर कैश की इंपॉर्टेंट होती है, कैश रखना चाहिए टू अवॉइड द फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी. ठीक है. और गवर्नेंस ऑफ कैश, कैश को प्रॉपर मैनेज किया जाना चाहिए भाई, कैश को प्रॉपर मैनेज कर. देखो आजकल तो बड़ा क्विक सिस्टम हो गया, पहले लोग क्या करते थे, 4-4 5-5 बैंक अकाउंट खोलते थे, एक यहाँ की ब्रांच में, एक कोलकाता की ब्रांच में, कहीं की ब्रांच में, यहाँ वालों को कोलकाता वाला चेक, किसी को दूसरा चेक, ताकि 4-5 दिन लग जाए. तो आजकल तो सारा सेम डे सेटल होने लग गया है. ठीक है ना. तो एक होती है फोरकास्टिंग, वी हैव टू गो फॉर द फोरकास्टिंग. ठीक है ना भाई. ये जो पैसा, ध्यान से सुनेंगे बेटा एक प्लीज, एक पैसा मिलता है बेटा 14% पे उधार, और एक मिलता है 18% पे. कितने पे मिलता है? 18% पे. तो इंटरेस्ट पे पैसा 14% पे लेना चाहिए या 18% पे? 14 पे लेना चाहिए. ठीक. परंतु जो 14 वाला का है, ही इज आस्किंग फॉर मोर कोलैटरल सिक्योरिटीज, ही इज आस्किंग फॉर मॉर्गेज ऑफ एसेट्स इन टर्म्स मोर देन 18%. वो चाहेगा नॉर्मली, तो फिर हमको क्या डिसीजन लेना पड़ता है? भी कई बार हम क्या करेंगे, 18 वाला ले लेंगे. क्यों लेंगे 18 वाला? फिर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखते हैं, भाई ये 18% उधर जाएगा उसके हिसाब से, और कल को अगर मार्केट में फ्लक्चुएशंस आ गई और हमको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास मॉर्गेज के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा. क्लियर? और फिर पैसा कहां से लेंगे? हो सकता है फिर 22% पे लेना पड़े, ये भी तो हो सकता है ना. तो जब हम बिजनेस में डिसीजन लेते हैं तो हम सारे कंपोनेंट को, सारी डायरेक्शंस को ध्यान में लेकर रखते हैं. तो जरूरी नहीं कि 14% वाला ही बेटर होगा, 18 में भी बेटर, इट डिपेंड अपन अंडर विच सिचुएशन. जब मार्केट इज नॉर्मल, मार्केट इज ग्रोइंग, you will not face any problem in the arrangement of funds, but when the market is tough, then it is very difficult to arrange the funds from the market. तो फिर वो कलेक्टिव सिक्योरिटीज, मॉर्गेज वगैरह वाले कंपोनेंट भी बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं. ठीक है जी. एलोकेशन ऑफ कैश, अब आप सभी लोग हेड ऑफ डिपार्टमेंट है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के, यू मस्ट बी आस्किंग फॉर द कैश, आई हैव टू अरेंज द कैश. तो किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना कैश एलोकेट किया जाए, जो हम अभी ऊपर मॉर्निंग में बात किया था फर्स्ट सेशन में, की कंपोनेंट वाला, तो उसके हिसाब से फिर हमको इसको एडजस्ट करना चाहिए. पोजीशन ऑफ कैश, आपके पास कैश कितना है वो भी डिपेंड करता है. भैया जब डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, 8 या 9 नवंबर को हुआ था ना, 2016 में हुआ था. तो उस टाइम पे वो 2000 जो 4000 रुपए थे ना, जो चेंज करवाए थे, वो बड़े वैल्यूएबल थे और काफी लंबा चलाया हमने. तो हमने क्या किया था उस टाइम पे? कैश मैनेज किया था. क्या किया था हमने? कैश मैनेज किया था. और आपको क्या लगता है कि उसके पीछे की जो थ्योरी थी वो क्या थी? थ्योरी ये नहीं थी, जब हमने गवर्नमेंट से, बैंकों को कहा यार तुम लोन क्यों नहीं देते, बैंक कहते साहब फंड ही नहीं है, जो आप सीआर एसएलआर की बात कर रहे हैं. अब ये 2000 का नोट था, ब्लैक वाले से बात नहीं थी. तो उन्होंने कहा साहब कि 2000 का नोट बैंक में है ही नहीं, सर्कुलेशन में नहीं है, कहाँ गया? तो पता लगा लोगों ने होर्डिंग की, तो गवर्नमेंट ने टूल खेला कि 2000 का नोट बंद करेंगे. तो अपनी अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है, सरकार का सोचने का तरीका अलग होगा, कारपोरेट का सोचने का अलग होगा, इंडिविजुअल का सोचने का अलग होगा, और सभी को अपने अपने एंगल से इसको मैनेज करना होता है. चलिए, तो इसी तरह से ये सारे के हंसरे हैं. अब जो डिविडेंड की बात आती है, भाई डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड देने के 2 मेथड है भैया, कैश एंड बोनस, जिसको स्टॉक डिविडेंड बोलते हैं. कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड. तो under what circumstances I should issue cash dividend and under what circumstances I should go for the stock dividend? भाई जब मेरे पास पैसा लिमिटेड है, तो ज्यादा नहीं है, सरप्लस नहीं है, और रिक्वायरमेंट मेरी सरप्लस बनती है, then it is better to issue the bonus shares if surplus reserves and is available, retained earnings are available. Clear?
तो ये दोनों भी हमारे को अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं, बट अगेन इट इज बेस्ड अपॉन सर्टेन लिमिटेशंस। ये ध्यान से सुन लो, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। किसके बेस पे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया, कहां से बनाया? हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से बनाया, तो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग पे बनाया हमने इसको। सेकेंडरी डाटा था, सेकेंडरी डाटा पे जो हमने पहले एक पॉइंट बोला था अभी, परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, तो पिछले साल का और इस साल की वैल्यू सेम माने, तो क्या एक्चुअल में तो यहाँ पर तो एक रात के में भी डिफरेंस था, तो वो वाला पार्ट भी रहेगा। नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, हमने उसको इग्नोर किया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को हमने इग्नोर किया, जबकि उनसे भी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिफरेंट है। एक टर्म है बेटे, इट इज अ मैटर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, मींस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफर फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। परंतु जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं भाई हम, तब तो इसको नहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और ये सारे पॉइंट्स करके हमने इसको बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए, ये सर ने मेरे को, एक भाई ने व्हाट्सएप किया अपना फोन नंबर, मैं उनको पीपीटी भेज दूंगा शाम को, आज भाई साहब भेजेंगे, देन सर विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, ठीक है। इसका आपको यहाँ से काम चल जाएगा, इतना यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो आपका आराम से काम चल जाएगा। परंतु जो नोट्स आए हुए हैं आपके, उनको जरूर कंसल्ट कर लेना भाई, खासकर नॉन कॉमर्स वाले जितना ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे उतना वो पढ़ेंगे, वो इसमें से एकदम से नहीं कैच करेंगे, कॉमर्स वाले कर जाएंगे इसको। तो इज इट ओके? यहाँ तक वाला टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, बिल्कुल छोटा सा। ओ यार मैडम बुरा मान जाएंगे, माना कर, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। अब बात सुनो बेटा, कवि सम्मेलन सुना आपने? कवि सम्मेलन नहीं सुना? एक बार एक कवि सम्मेलन हुआ, तो कवि साहब को बुला लिया, कवि साहब को बुला लिया, तो कवि साहब ने अपनी एक रचना पढ़ी, लोगों ने कहा वाह 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 क्या बात है। फिर उन्होंने दूसरी पढ़ी कि लोगों को समझ में आ गया, लोगों ने फिर कहा वाह वाह क्या बात। जब वो तीसरी पढ़ने लगे तो सिंह साहब होकी लेके और मंच के आसपास ऐसे घूमने लगे। तो कवि बोला भाई साहब मेरे से कोई गलती हो गई? नहीं नहीं आप अपना काम करो भाई साहब, हम उसे ढूंढ रहे हैं जो आपको लेके आया था। तो ये मुझे भी पता है कि मुझे आपकी माननी चाहिए। नहीं तो आप गीता मैम को बोलेंगे मैम सर आए और लंबी होगी क्लास। परंतु बेटा बात क्या है कि सिलेबस आपका है और 6 घंटे में पूरा करना इतना आसान नहीं है। मैं तो फिर भी स्पीड काफी अच्छी रखी है। 2 टॉपिक आपको आज बताए, दोनों से क्वेश्चन ना आए तो मेरे को मैसेज करना, डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चन, ठीक है। कल 2 क्वेश्चन कराऊंगा, पक्का उनमें से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मतलब 15 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था और आपने 5 करने हैं, पक्का आएंगे, ठीक। तो अब ये बात है कि प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल ये डिपेंडिंग है बेटे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है। परंतु कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाले सभी लोग कर लेना और कैश फ्लो वाला वो करना जो कॉमर्स वाले हैं, बाकी उसमें रहने दे। अब बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, दैट इज सोशल अकाउंटिंग, दैट इज नोन एज सोशल अकाउंटिंग। भाई सोशल अकाउंटिंग क्या होती होगी? जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बनती है, तो क्या सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं नेगेटिव होती हैं? मिक्स होते हैं, बिल्कुल सही बोला सर आपने, मिक्स होते हैं। भाई आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया और आपने मोबाइल परचेज किया 1 लाख रुपए का, और आपको पता चला कि ये जो मोबाइल है इस कंपनी ने 100% प्रॉफिट अर्न किया। कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया? 100%, या 80% या 70% प्रॉफिट अर्न किया। तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? ठगा हुआ, अभी बोला ना, ठगा ठगा सा, मतलब अपने आपको चीटेड सा फील होगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और अगर आप गवर्नमेंट हैं तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको भी टैक्स मिला है। अगर आप लेंडर हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि पैसे वापस आ जाएंगे। अगर आप इम्प्लॉई हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा कि बोनस मिलेगा। परंतु कस्टमर को कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा। अब दूसरी बात आती है इस एंगल पे, ठीक है इन सबको तो सब कुछ मिल गया,
तो हमारे यहाँ आसपास इतना हो गया कि बद्दी जाए तो ट्रैफिक जाम, ये प्रॉब्लम हो गई, आसपास के लोगों को दिक्कत हो गई है, पोल्यूशन हो गया है। तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर क्या मिला, ठीक है ना। तो अब उन लोगों के लिए भी कारपोरेट को कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कारपोरेट टू डू समथिंग। हालांकि हमने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर इनिशिएटिव लिया कि 6% आउट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी स्पेंड फॉर द सोशल एक्टिविटीज। इसमें हम कहते हैं कि वो प्लांटेशन करे, फ्री हेल्थ कैंप लगाए, इस तरह की सोशल एक्टिविटीज करे, ठीक है। ये जो सोशल अकाउंटिंग वाला टॉपिक है, मैंने जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मली छोटा सा टॉपिक का पेपर में आ जाता है, ठीक है, और बहुत बड़ा न्यूमेरिकल टॉपिक भी नहीं होता, भाई थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, ठीक है। तो सिर्फ 5-7 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। क्लियर, स्टोरी के लिए आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप बिजनेसमैन हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं, आप लैंडर एम्प्लॉय सबके लिए अच्छा कर रहे हैं, और तो जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप उनके लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या उसकी भी कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसकी रिप्लाई आई, भाई उनका भी कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग होना चाहिए। अब दिल्ली की बात करते हैं बेटे, दिल्ली में पोल्यूशन हो गया, हरियाणा की पराली चली गई, पंजाब की चली गई, फिर वहां की इंडस्ट्री भी गई। अभी पटाखों की बात हुई कि दिवाली के पटाखों से इतना पोल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर दिवाली के पटाखों से पोल्यूशन पक्का हुआ, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो वो तो जनवरी 1 को भी होगा, और वो तो भैया आजकल तो हरियाणा पंजाब में गाँव में का बच्चा कहीं फॉरेन जाता तो खूब पटाखे बजते हैं तो वो तो तब भी होता है। तो वो अलग अलग इशू है, उनके ऊपर हमको नहीं जाना चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन में, ठीक है। और अब हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे बच्चे, और इस टॉपिक को ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स, ठीक है। आपको टाइम से फ्री करेंगे, डोंट वरी, नोट कर ले, मुझे भी याद है देखो बेटा, सोशल अकाउंटिंग क्या होता है, बड़ी सोशल अकाउंटिंग क्या था बेटा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात की थी। वो आईएनजी जब भी लग गया तो टेक्निक तो बन गया भाई, जब भी आईएनजी वर्ड यूज करेंगे तो क्या हुआ, इट इज ए टेक्निक। और टेक्निक इज ए काइंड ऑफ मूवमेंट बाय विच एवरीवन कैन एनालाइज लाइक ए बिजनेस अकाउंटेंट। A business accountant, businessman will always try to increase his or her profit। परंतु यहाँ पर हमने क्या कराना है कि आपके जो सोशल गोल थे, सोसाइटी के जो गोल थे, वो आपके कितने हुए, कहां तक अचीव किया आपने, उनको भी आपको साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। अब से जो बिजनेसमैन है वो कहता है जी आई एम पेइंग टैक्स, ठीक है ना, मैं बहुत टैक्स पे कर रहा हूँ, और वो गवर्नमेंट के टैक्स से ये डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी तो ऐसी ऐसी बातें करता है ना। तो वो कंपोनेंट भी यहाँ पर हम साइड बाय साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द सोशल इफेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इकोनॉमिक एक्शंस टू द सोसाइटी। भाई एक कंपनी है, वो कैंसर की दवाई बना रही है, हमारे यहाँ पर मेडिसिन नहीं बनता था, तो इज दैट नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोशल डेवलपमेंट और सोसाइटी, दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इट, ठीक है ना। एंड इफ द कंपनी इज प्रोवाइडिंग दिस फैसिलिटीज एज ए मिनिमम पॉसिबल मार्जिन, so then that is also the contribution to the society, ठीक है ना। if they are going to spend some amount for the purification of water or air, कुछ इस तरह का काम करते हैं, वो भी सोशल एक्टिविटीज का काम होता है। और अगर वो अपने वर्कर्स को प्रॉपर सैलरी देती है भाई, उनको प्रॉपर बोनस देती है, उनकी लिविंग कंडीशंस ठीक होती है, ठीक है ना, और उनका जो प्रोडक्ट के ऊपर लेवलिंग करते हैं बेटे हम, वो बिल्कुल सच है, मतलब वो कि चीटिंग नहीं है, तो वो भी अपने आप में एक सोशल एक्टिविटी है। समझते हैं नहीं समझते हैं, भाई बनाया कुछ और शो किया कुछ, ऐसा होगा ऐसा नहीं है। तो हमने इसको अलग अलग एंगल से यहाँ पर स्टडी किया। तो इसने कहा कि भाई इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। तो ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई द मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए फर्म्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि जो कंपनी है उसने सोसाइटी के लिए क्या किया। तो अब सिर्फ ये कहना कि वो प्लांटेशन और आई कैंप लगाए तो सोशल का नहीं भैया, अगर उस कंपनी का प्रॉफिट में से टैक्स अच्छा देता है, वो प्रॉपर टैक्स पे करता है, इट इज गुड। बड़े बड़े कारपोरेट हाउस क्या करते हैं, कोर्टों में चले जाते हैं, टैक्स भी नहीं देते, और वो चीटिंग भी करते हैं, फिगर्स में मैनिपुलेट भी करते हैं, बहुत कुछ मिलता है। और मैं नाम नहीं लेता, बड़े अच्छे अच्छे जो सोशल ट्रस्ट समझते थे, इवन पतंजलि नेम केम अंडर सम काइंड ऑफ द मैनिपुलेशंस, ठीक है ना। तो ऐसे दिक्कत चलती है।
डिटरमाइन द फर्म्स स्ट्रेटजीज आर कंसिस्टेंट विद द सोशल प्रायोरिटीज, कि जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो सोसाइटी के हिसाब से ठीक है नहीं है। आप में से हिमाचल से कौन कौन है? आप हिमाचल जाएंगे इनके उसमें, तो आप वहां पर प्लास्टिक नहीं पाएंगे, और जबकि हमारे यहाँ पर बिना प्लास्टिक के सामान लेके जाना आसान है और वहां पर लेके जाना मुश्किल है। तो इनिशिएटिव किसने लिया? उन लोगों ने ले लिया जहां पर मुश्किल था। और उन्होंने क्यों लिया? उनको पता भी अगर ये पानी कहीं ब्लॉक हो गया तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, परंतु उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता भैया। देन कहते हैं टू मेक अवेलेबल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म्स गोल्स, प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस, और उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सेक्रेट रिसोर्सेज है, वो क्या क्या है। देखो बेटा ऐसा है, हमको कौन से रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज यूज करोगे या नहीं करोगे? भाई आप कोयला यूज करेंगे, आप लकड़ यूज कर रहे हैं, आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, ये सारे के सारे लिमिटेड है भैया, ये सारे के सारे लिमिटेड है। इनके एवज में आप क्या दे रहे हैं, ठीक है ना? क्या वो इस चीज को कॉम्पनसेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है ना? तो ये जो अकाउंटिंग है ये सिर्फ नेट इनकम कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड नहीं है, इट इज आल्सो कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। नेट इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। प्रॉफिट होगा तो आप टैक्स देंगे भाई, प्रॉफिट होगा तो आप इंप्लॉइज की सैलरी प्रॉपर देंगे, अगर फर्म लॉस में होगी तो वो लंबा टाइम चलने वाली नहीं होगी, ये हम सभी मान के चलते हैं। और अगर कंपनी का कुछ होगा तो हमें ये भी देखना कि व्हाट इज देयर पब्लिक कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज देयर पब्लिक कंट्रीब्यूशन। ये बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं, बड़े बड़े समागम होते हैं और बड़े बड़े हेल्थ कैंप लगते हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े कारपोरेट हाउस बड़ा खुला पैसा देते हैं, देते हैं नहीं देते? आपके गुरुद्वारा साहब में कई फंक्शन चलते हैं, 12 महीने चलते हैं, तो कोई ना कोई सिस्टम मैनेजमेंट होगा ना, और वो भी लोगों ने लोगों के लिए बनाया होगा, वो एक सोशल एक्टिविटी है। इसी तरह से बेटे एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन, व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट, तो वो भी मैटर रहेगा। और सर्विस कंट्रीब्यूशन में आपका रोल क्या है, मतलब आप समाज को कुछ अलग तरह की सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ इसके स्कोप में चला, और फिर हमने इसमें नेटसल में मैंने प्रॉमिस किया मैं खत्म कर रहा हूँ इसको तो उसमें हमने नेटसल में ये देखना है कि जो हमारा पैसा आता है तो उसमें कहाँ कहाँ हमने सोसाइटी के लिए कॉम्प्रोमाइज किया। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज गुड, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज गुड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। आपको जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उनको ध्यान रखना है, नेचुरल रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइजेशन नहीं करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी ओवर यूटिलाइज। देखो एक पर्सन से नॉर्मली हम बोलते हैं भाई 6 to 8 आवर्स उससे काम लेना चाहिए, परंतु उनसे बहुत ज्यादा काम ले जाना, उनको अंडर वेज देना, उनके वहां पर एनवायरमेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं होना, कई जगह तो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, पीने का प्रॉपर पानी भी नहीं होता, और उनके बच्चों के लिए आसपास में स्कूल की व्यवस्था भी नहीं होती। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने वहां पर इस तरह की फैसिलिटी देता है, अपना स्कूल खोलता है, अपने वहां पर आपने देखो जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चलते हैं छोटी छोटी झुग्गियां बना दी जाती हैं टेम्परेरी उसमें, तो अगर वो उसको ना भी बना के दे तो वो बेचारे टेंट में रहेंगे, रहना तो पड़ेगा। तो अगर कोई दे रहा तो वो भी एक सोशल कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा पर्पज ये है यहाँ पर इसमें देखने का कि जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हेल्थ के लिए उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, भाई वो दब के मर जाए, चोट लग जाए, कोई जिम्मेवार नहीं होता, ठीक है। तो ये कि छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इस पीपीटी से ही आपका सारा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और आप इसको एक बार जरूर गो थ्रू हो जाए, ठीक है। सर ये रात को आपको मिलेंगे लगभग 11 बजे, ठीक है। मैं इसको इधर बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं जब लैपटॉप पे बैठूंगा तो इसको भेजूंगा। तो एनी क्वेश्चन इन योर माइंड सर, एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन प्लीज। सर जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है वो उसमें बता आता है सर कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस, व्हाट काइंड ऑफ द एनालिसिस शुड बी प्रेफर्ड, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। और इसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, हाउ टू पास द कमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर। ओके सर। सर गुड आफ्टरनून संजीव सर। गुड इवनिंग सर। तो ठीक है, बाकी कल मिलते हैं। Very good evening. It was very nice. 870 मेरे नंबर
आ गया होगा। तो बाकी टॉपिक कल करेंगे, ठीक है? तब तक थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेना आप। थैंक यू वेरी मच।